नमस्ते नमस्ते मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत निर्मित रडार सिस्टम पर अब दुनिया के कई देश भरोसा जता रहे हैं। ऐसे में ब्राजील और अफ्रीका के कई देश, इसके अलावा मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका के देश डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए रडार सिस्टम पर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, जिसमें कि हल्के वजन वाले रडार यानी कि लाइट वेट रडार, सर्विलांस रडार, बैटलफील्ड के लिए सर्विलांस रडार, नेवल ऑपरेशन के लिए 3D रडार, टैक्टिकल कंट्रोल रडार और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम शामिल है। लेकिन अब डीआरडीओ इन एग्जिस्टिंग यानी कि जो मौजूदा रडार सिस्टम है उनके सेकेंड जनरेशन वाले वेरिएंट्स को तैयार कर रहा है, जो कि मॉडर्न डिफेंस सिस्टम की जरूरतों के लिए काफी प्रभावी होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब अपने आने वाले 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट पर अभय एडवांस हल माउंटेड सोनार सिस्टम को लगाएगी, जिसे कि डीआरडीओ की नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफी लेबोरेटरी ने तैयार किया है। ये जो 16 वेसल्स हैं, इन्हें गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इन एडवांस हल माउंटेड सोनार का इंटीग्रेशन होने से जो कोस्टल पेट्रोल ऑपरेशंस है उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। और ये जो अभय सिस्टम है वो एक्टिव और पैसिव सोनार टेक्नोलॉजी का डायनेमिक कॉम्बिनेशन है, जो पानी के नीचे वेसल्स और सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी तक खबरें ये आ रही थी कि एमरेट की एक टीम HAL के साथ बात करने के लिए भारत आ रही है। ऐसे में एमरेट के सीईओ ने कहा है कि उनकी कंपनी अब अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का डेमोस्ट्रेशन भारत में करेगी, और वो भी भारत के हाई एल्टीट्यूड रीजनल वाले ऑपरेशनल एरिया में, जहां पर शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड रनवेज हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना को 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है, और ऐसे में एमरेट HAL के साथ बातचीत कर रहा है ताकि C390 को भारत में स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकली तैयार किया जा सके, जिसमें कि वो भारतीय सिस्टम भी इसमें लगाने को तैयार है। इसके साथ ही साथ वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। ऐसे में भारत को C390 मिलेनियम के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। ये काफी अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, जो कि 7,800 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि MI-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स, जिन्हें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा। इसके अलावा 40,000 7.62 बाई 51 मिलीमीटर लाइट मशीन गन्स, साथ ही साथ हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो, जो कि MS-60 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स के लिए हैं, उन्हें खरीदा जाना है। दरअसल डीएसी ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी जारी की है ग्राउंड आधारित ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए, जो कि भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर रेजिमेंट्स में शामिल किए जाएंगे। इससे भारतीय सेना की अनमैन्ड सर्विलांस ऑपरेशन की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो ऑटोनॉमस सिस्टम्स होंगे वो लॉजिस्टिक डिलीवरी जैसे कि एमुनेशन, फ्यूल और स्पेयर्स इनकी डिलीवरी कर पाएंगे, और साथ ही साथ बैटलफील्ड में इवैक्यूएशन का भी एक काम कर पाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत पूरी तरीके से LAC पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत अब लद्दाख में न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने का काम कर रहा है, जो कि एक फुल्ली इक्विप्ड एयरबेस होगा, जहां पर बड़े स्तर पर फाइटर जेट्स को सपोर्ट भी किया जाएगा, जैसे कि राफेल Su-30, इसके अलावा तेजस फाइटर जेट्स को। क्योंकि दोस्तों, ये जो न्योमा एयरबेस है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, जो कि LAC से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे भारत को दुश्मनों के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया करने का समय मिल जाएगा। साथ ही जो दुश्मनों की डेवलपमेंट हो रखी है उन्हें भी भारत तेजी से खत्म कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि 100 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स विमानों की खरीद पर इंडियन एयरफोर्स विचार कर रही है, और ऐसे में अब HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तेजस MK-1A फाइटर जेट्स में स्वदेशी कंटेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वर्तमान में तेजस फाइटर जेट में 65% स्वदेशी सामग्री है, और HAL चाहता है कि इसे कम से कम 75% से अधिक तक बढ़ाया जाए। और उन्नत हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की डिलीवरी अगले साल फरवरी से शुरू होने वाली है। तेजस MK-1A में अपडेटेड एवियोनिक्स, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रीट रडार, एक अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल इसमें लगी होंगी। और HAL को मालूम है कि जिन कंपोनेंट्स को हम आयात कर रहे हैं उनका स्वदेशी विकल्प तैयार किया जा सके, ताकि इस फाइटर जेट में अधिक से अधिक देश में निर्मित कंपोनेंट्स को लगाया जा सके। और HAL का ये भी कहना है कि उनका फोकस इस फाइटर जेट के नोज कोन, इन फ्लाइट रिफिलिंग प्रोब आदि, इसके अलावा इजेक्शन सीट, इन सब पर है, जिन्हें कि हम यूनाइटेड किंगडम से आयात करते हैं। हालांकि इजेक्शन सीट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें इजरायली प्रणालियों को लगाया जा सकेगा। इसके अलावा ये भी विकल्प है कि भारत
अमेरिकी निर्मित इजेक्शन सीटों को भी शामिल कर सकता है और ऐसा तभी भारत करेगा जब अर्जेंटीना से भारत को इनके ऑर्डर्स मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और अब रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स के अधिग्रहण के लिए HAL के साथ 19,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि 44,000 टन श्रेणी के जहाज भारत में किसी भारतीय शिपयार्ड के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि अपनी तरीके के पहले जहाज होंगे। मंत्रालय की ये योजना है कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इन जहाजों को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा तैयार किया जाएगा। फ्लीट सपोर्ट शिप को समुद्र में जहाजों को ईंधन, पानी, आमुनिशन और भंडारण से भरने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिससे कि भारतीय नौसेना के जो बेड़े हैं उनको बार बार बंदरगाह पर न आना पड़े और लंबे समय तक वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके। और ये जहाज हमारे बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता को बढ़ाएंगे। इन जहाजों के शामिल होने से भारतीय नौसेना को नीले पानी की क्षमता में काफी वृद्धि हो जाएगी। यही नहीं, इनका इस्तेमाल मानवीय सहायता, इवैक्यूएशन, आपदा राहत में भी किया जा सकता है। 44,000 टन का फ्लीट सपोर्ट जहाज न केवल भारत में रोजगार के अवसरों को पैदा करेगा, बल्कि जो हमारी MSMEs हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा भारत इसके सिस्टम और सब सिस्टम देश में ही तैयार करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक और बड़ी अपडेट रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी की प्लान अटैक क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान कर दी है। यानी कि अब LRLACM परियोजना आगे बढ़ेगी और मेक आई श्रेणी के तहत एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद विकास और खरीद प्रक्रिया में 14 व्यापक चरण शामिल है, जो एक प्रोटोटाइप के विकास, कई परीक्षणों और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के माध्यम से शुरू होगा। LRLACM DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADA के द्वारा विकसित किया जा रहा है। DRDO ने कहा था कि ये मिसाइल निर्भय मिसाइल का रिप्लेसमेंट है और इसे सभी भूमि, वायु और समुद्री संरचनाओं के लिए विकसित किया जाएगा। और DRDO ने डिफेंस एक्सपो 2020 में LRLACM का अनावरण किया था। DRDO के अनुसार परमाणु सक्षम LRLACM का वजन 1 टन का होगा। इसकी लंबाई और डायमीटर 6 मीटर और 0.52 मीटर होगा। DRDO ने कहा कि मिसाइल को 2.7 मीटर की दूरी के साथ 2 टेपरिंग क्वाड फोल्ड आउट विंग के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल छोटे टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE और अपग्रेडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर और अन्य सब सिस्टम से लैस होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ LAC का मुद्दा भी उठाया और दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि तनाव को जल्द ही कम किया जाएगा। हालांकि ये कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं थी, यानी कि ब्रिक्स नेताओं के साइडलाइंस में PM मोदी ने LAC का मुद्दा उठाया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और ग्रीस ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष ने विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संबंधों को नई गति देने का संकल्प उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। साथ ही उन्होंने अपने यूनानी समकक्ष के साथ बातचीत में कहा कि भारत यूनान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय ले रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस बात पर भी सहमति बनी है कि भारत और ग्रीस के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर एक संस्थागत संवाद ढांचा भी होना चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पे आपको बता दूं कि पिछले 40 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूनान की पहली ग्रीस यात्रा है। इससे पहले इंदिरा गांधी जी यहाँ गई थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने भारत के लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर की चंद्रमा की सतह से पहली सेल्फी शेयर की है। जब प्रज्ञान रोवर अपनी कछुआ की गति से चल रहा था, तब विक्रम लैंडर ने इसके रैम की फोटो और वीडियो शेयर किया। इसरो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यहाँ पर बताया गया है कि चंद्रयान 3 रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह तक कैसे पहुंचा और कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर ने 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। रोवर पेलोड LIPS और APXS चालू है। प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर पर भी सभी पेलोड नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।